नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। आप इंडिया वॉइस देख रहे हैं और वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हम बात करेंगे उत्तराखंड में कांग्रेस ने क्यों किया हवन, राजस्थान में क्या कुछ बोला पीएम ने, क्या रेस्क्यू का छठा प्लान क्या है, पाकिस्तान के नापाक इरादे क्या हैं, और भी बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर लाइव की, जहां ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी देंगे हमें पल पल की खबर। मगर सबसे पहले बात करेंगे, कांग्रेस ने उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों के लिए हवन करवाया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। सिलक्यारा टनल में अभी भी 41 मजदूरों की जो जान है वो अटकी हुई है और लगातार ये मांग उठ रही है प्रदेशवासियों और देशवासियों की, जल्द से जल्द उन मजदूरों को निकाला जाए। वहीं अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी लगातार लगी हुई है कि उन मजदूरों को जल्द से जल्द उनके परिजनों को सौंपा जाए। वहीं अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात की जाए तो आज एक हवन का आयोजन किया गया था। देहरादून के जो पंचायती मंदिर है घंटाघर के पास, वहाँ पर एक हवन आयोजित किया गया और मांग प्रार्थना ये की गई थी कि जल्दी से जल्द वो मजदूर बाहर निकले। और साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष करण बारा है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो भाजपा सरकार है, जो राज्य की सरकार और केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं वो फिलहाल कार्य नहीं कर रही है उस स्थिति से, कार्यशैली से, कि जल्द से जल्द उन्हें निकाला जाए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि 7 से 8 दिन लग सकते हैं अभी भी मजदूरों को निकालने के लिए। आशंका लगाई है कि जल्द से, लेकिन प्रार्थना करते हुए पूरे कांग्रेस जन यही कर रहे थे कि जल्द से जल्द मजदूरों को निकाला जाए। वही कार्यक्रम में अगर बात की जाए तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे और साथ साथ कार्यकर्ता मौजूद थी और सबकी प्रार्थना यही है कि जल्द से जल्द वो मजदूर बाहर निकले और अपने परिजनों से मिले। कैमरा जर्नलिस्ट निशान चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। राजस्थान केरल में चुनाव प्रचार प्रसार तेज हो गया है। पीएम ने भी हुंकार भर दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। के पाली जिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पे निशाना साधा और जो गठबंधन है उस पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस इस बात को समझ नहीं है जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन किया है और कांग्रेस को खत्म करना होगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने सनातन धर्म को लेकर भी अपनी बातें रखी। जिस तरीके से राजस्थान में सनातन संस्कृति को खत्म करने के लिए कांग्रेस कर रही है, लगातार उसका जो गठबंधन है वो भी सनातन धर्म को खत्म कर रही है। लेकिन उसके बाद अब लगातार इस पर राजनीति गरमाती नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे जो है बिहार के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि दलित जो मुख्यमंत्री थे उनको इस तरीके की अभद्र भाषा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो है नीतीश कुमार को कहा कि इस तरीके की जो भाषा का प्रयोग उन्होंने सदन के अंदर किया था, सदन में इस तरीके का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार खुद इस बात को भूल चुके हैं जिस तरीके से उन्होंने जो है दलित समाज से जो उप मुख्यमंत्री थे उनको जो इस तरीके की भाषा के लिए बोला गया था। लगातार सदन में मुद्दा उठाया गया था, क्योंकि इस तरीके से देखा जा रहा है कि 2000 चुनाव है राजस्थान के अंदर, 4 ही दिन बाकी रह गए, लेकिन तमाम पार्टियां जो है अभी से जोर अपने लगा रही हैं। उधर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पहले से लगातार इस मामले को उठाती हुई आ रही है। कांग्रेस ने कहा है कि अब की बार राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात को कह रहे हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार किसकी सरकार राजस्थान के अंदर बनने जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही नीतीश कुमार पर हमलावर हो रहे थे। नीतीश कुमार पर जम के हमला बोला। उन्होंने कहा कि दलित समाज के जो मुख्यमंत्री थे उनको इस तरीके की अभद्र तरीके की जो भाषा का प्रयोग किया वो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्होंने सनातन धर्म का जो जिक्र छेड़ा राजस्थान के अंदर, कि सनातन धर्म को भी खत्म करने के लिए कांग्रेस और उसके जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो बिल्कुल ही राजस्थान के अंदर इस सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन तमाम ऐसी चीज़ों को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आज तमाम गठबंधन के जो साथी हैं उन पर सभी पे निशाना साधा। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उधर उत्तरकाशी में 9वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में जो घटना घटी थी उस पर 9 दिन बीत जाने के बाद भी अभी टनल के भीतर फंसे हुए मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। केंद्र राज्य के जो अधिकारी हैं वो आपसी समन्वय से युद्ध स्तर पर इस रेस्क्यू अभियान को चला रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है। ये कहा जा सकता है कि जब से प्रधानमंत्री की टीम यहाँ पर पहुंची है उसके बाद से राज्य सरकार ने भी केंद्र राज्य के बीच में समन्वय बना रहे, उसके लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नीरज खैरवाल की नियुक्ति वहां पर की है, ताकि राज्य और केंद्र मिलकर इस रेस्क्यू अभियान को और तेज गति दे सकें। लेकिन 9 दिनों के भीतर अभी तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लग पाई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी भी हफ्ता भर से ज्यादा का समय
और लग सकता है। जिस प्रकार से वहाँ पर प्लान सी या प्लान डी या प्लान ई के तहत काम हो रहा है, तो वो सब चीज़ें और समय यहाँ पर लगाता हुआ दिख रहा है। 6 दिनों के भीतर अभी भी ये कह सकते हैं कि आगामी दिनों में कुछ और बड़े रेस्क्यू के लिए मेजर निर्णय लिए जा सकते हैं, लेकिन निर्णय कितने हद तक सफल हो पाएंगे ये कहना अभी तक जल्दबाजी होगा। कैमरामैन हसन के साथ अभय कैंतोरा, इंडिया वॉइस। विशाखापट्टनम में बंदरगाह पर लगी भीषण आग। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रज्ञा मिश्रा। विशाखापट्टनम में आज एक बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि विशाखापट्टनम के एक बंदरगाह पर 40 नावें जलकर राख हो गई हैं, जिसमें से हर एक नाव की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के मछली पकड़ने के एक बंदरगाह में भीषण आग लग गई। एक नाव से शुरू हुई आग लगभग 40 नावों तक फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि विशाखापट्टनम के इसली बंदरगाह पर आग लगभग आधी रात को लगी थी, जिसमें से 40 फाइबर मशीनीकृत नाव थे, जिसमें सब में आग लग गई। पुलिस और दमकल ने तुरंत कार्रवाई कर दी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने का कारण का तो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं मिली है। वहीं डीसीपी आनंद रेड्डी ने कहा कि इस बारे में एक मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी जांच जारी है। आग की इस घटना में किसी के हताहत होने की तो खबर नहीं है, लेकिन जितना माल नुकसान हुआ है उससे साफ जाहिर होता है कि जो नाव का चलाने वाले मछुआरे हैं उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई है। उन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए इतने महंगे नाव का यूज कर रहे थे, लेकिन आज ये हादसा हो जाने के बाद उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई है। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा, इंडिया वॉइस। पाकिस्तान में धर्मस्थल को किया गया बदनाम, लेकिन क्यों? ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं ज्योति निषाद। पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में बीती रात एक डांस पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें शराब के साथ साथ मांस भी परोसा गया। सूत्रों के अनुसार ये पार्टी 18 नवंबर रविवार की रात 8 बजे शुरू हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के जिला नारोवाल के डीसी मोहम्मद शाहरुख, पुलिस अधिकारी सहित विभिन्न समुदाय के 80 से अधिक लोग शामिल हुए थे। इस पार्टी में शराब और मांस का सेवन जमकर हुआ। वहीं अधिकारी नशे में झूमते हुए भी नजर आए। खास बात ये रही कि गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी यानी गोविंद सिंह भी इस पार्टी में शामिल हुए और काफी समय तक पार्टी में नजर आए। इस पार्टी में पीएमयू के मुख्य अधिकारी भी मौजूद थे, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन उन्होंने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ये कोई डांस पार्टी नहीं थी, बल्कि एक रात्रि भोज था, जो कि गुरुद्वारे के अंदर नहीं, गुरुद्वारे से काफी दूर पर किया गया था। लेकिन अब वो विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुशील बहल के साथ मैं ज्योति निषाद, इंडिया वॉइस, दिल्ली। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार से भारत को झटका लगा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम अपने 10 के 10 मैच जीतकर फाइनल में एंट्री मारी थी। ऐसे में ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाजों सहित फैंस को भी ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया इस बार फाइनल में जीत जाएगी और वर्ल्ड कप अपने नाम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि रविवार 19 नवंबर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये फाइनल 2023 खेला गया, जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया से भिड़ी थी। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया 5 बार विश्व विजेता रही है और ऐसे में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर जीतकर वो 6ठी बार विश्व विजेता बन गई है। बता दें कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ फील्डिंग भी पूरी तरह से फ्लॉप नजर आई। टॉस हारकर भारतीय टीम ने 240 रन बनाए और टूर्नामेंट में पहली बार ऑलराउंडर हुए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने 4 विकेट गंवाकर ये मैच और ये किताब अपने नाम कर लिया। बता दें कि मैच का सबसे बड़ा फैक्ट तो यही था कि ओपनर शुभम गिल इस फाइनल का दबाव झेल नहीं पाए। भारतीय टीम ने 30 रनों पर पहले झटका मिला। साथ ही शुभम गिल 7 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गई। यही टीम के लिए सबसे बड़ा झटका था और इसी की वजह से टीम इंडिया डगमगाती नजर आई। बता दें कि यदि गिल थोड़ा से रन और बनाते तो कैप्टन रोहित शर्मा के साथ शुभम गिल और रोहित शर्मा की बड़ी पार्टनरशिप हो सकती थी, जिससे मैच का रुख बदल सकता था और एक टीम इंडिया सम्मानजनक स्कोर पर पहुंच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
भारत को शुरू में ही शुभम गिल का झटका मिला। उसके बाद रोहित शर्मा फिर एक के बाद एक भारतीय टीम की बल्लेबाजी डगमगाती नजर आई और भारतीय टीम 240 रनों पर सिमट कर रह गई। बता दें कि 2023 फाइनल वर्ल्ड कप में फैंस के साथ गेंदबाजों को भी यही उम्मीद थी, बल्लेबाजों टीम इंडिया की बात करें तो उनको भी यही उम्मीद थी कि इस बार जो फाइनल होगा, वर्ल्ड कप होगा, वो इंडिया के पक्ष में ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैच पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गया। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बदौलत ऑस्ट्रेलिया छठी बार विश्व विजेता कह पाई। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। प्रयागराज में माफिया ब्रजेश सिंह को बड़ी राहत मिली है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। ब्रजेश सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल ट्रायल कोर्ट में उन्हें एक जघन्य हत्याकांड में बरी कर दिया था, जिसको लेकर के पीड़ित परिवार इलाहाबाद हाई कोर्ट आया था। हाई कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई हुई। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में माफिया ब्रजेश सिंह को इस पूरे मामले में निचली अदालत का जो फैसला उस पर मोहर लगाते हुए बरी कर दिया। तो कह सकते हैं कि बड़ी राहत है माफिया ब्रजेश सिंह के लिए। उनको एक जघन्य हत्याकांड, जिसमें से एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें आरोपी बनाया गया था। हालांकि निचली अदालत में ट्रायल होने के बाद तो ब्रजेश सिंह जो माफिया है उनको बरी कर दिया गया था, लेकिन इस बार एक बार फिर इस मामले को चुनौती की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की गई और इसी अपील में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज जब फैसला सुनाया गया तो उसमें ब्रजेश सिंह को निचली अदालत में जो ट्रायल कोर्ट ने उनको बरी किया था, उस पर मोहर लगाते हुए ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बरी कर दिया है। तो ये कह सकते हैं कि ब्रजेश सिंह के लिए हालांकि राहत की बात है। हालांकि जो पीड़ित परिवार है अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकता है। चर्चित हत्याकांड था, एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या की गई थी। इसी पूरे मामले में ब्रजेश सिंह को फिलहाल इलाहाबाद से एक बड़ी राहत मिली है। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। बिहार में सरफिरे आशिक की दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह श्रीवास्तव। लखीसराय से आज एक दिल दहला देने वाला घटना सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के 6 सदस्यों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग किया गया, जिसमें 2 पुरुष की मौत घटनास्थल पे हो गई, जबकि एक पुरुष समेत 4 लोग जख्मी हो गए, जिनको लखीसराय सदर अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद उनको बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि एक परिवार जो कि अपने 6 सदस्यों के साथ छठ घाट से पूजा करके अपने घर आ रहे थे, इसी दौरान उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दिया गया। फायरिंग में 2 पुरुषों की घटनास्थल पर मौत हो गई। लखीसराय एसपी पंकज कुमार ने बताया कि घटना का जो कारण है वह प्रेम प्रसंग है। प्रेम प्रसंग में यह घटना को अंजाम दिया गया है और इसमें 2 पुरुषों की मौत हो गई है, जबकि एक पुरुष समेत 3 महिला, कुल 4 लोग जख्मी हुए हैं, जिनको लखीसराय से प्राथमिक उपचार के बाद उनको पीएमसीएच भेजा गया है। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र में पूरे भय का माहौल बना हुआ है। लखीसराय पुलिस के द्वारा लगातार इस मामले पे जांच पड़ताल और छानबीन किया जा रहा है। वहीं अगर इस परिवार की अगर बात की जाए तो इस परिवार के 2 सदस्यों की आज मौत हो गई है, जिससे पूरे क्षेत्र के साथ साथ ही परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है। इंडिया वॉइस, एसके श्रीवास्तव, लखीसराय। दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक BMW कार ने सड़क किनारे खड़ी पार्किंग में एक सियाज कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि इस घटना में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटना बीते रविवार की देर रात को बताई जा रही है, जो साउथ दिल्ली के सीआरपग थाना इलाके में सामने आई है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार साउथ दिल्ली के सीआरपग थाना पुलिस को रविवार की रात को एक PCR कॉल मिली थी, जिसमें बताया गया कि सीआरपग थाना इलाके में मस्जिद मोड़ के पास एक BMW कार ने सड़क किनारे खड़ी सियाज कार को टक्कर मार दी। मिली जानकारी के अनुसार BMW कार को एक महिला चला रही थी और हादसे के दौरान पास से ही कुछ लोग गुजर रहे थे, जो खाना खाने के बाद टहलने के लिए रात को निकले थे, जिसमें 4 लोग इस घटना में घायल हो गए। घायलों को नज़दीक के एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने महिला चालक को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं रफ्तार को सामने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। रायबरेली में करोड़ों की लूट की खबर सामने आई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी।
उत्तर प्रदेश से अपराध की जड़ समाप्त करने के लिए भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा तरह तरह के प्रयास और दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल बिल्कुल साफ सुथरा और स्वच्छ माहौल हो सके, लेकिन इसके बावजूद भी रायबरेली जिले में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से अपराध का बाढ़ है और लगातार जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। एक ऐसा ही ताजा मामला रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सराफा बाजार का आया है, जहां के एक आभूषण दुकानदार के द्वारा अपनी दुकान को बंद करके घर के लिए जा रहे थे, तभी गली में ही कुछ लुटेरों के द्वारा उनकी फिराक में पहले से ही थे और जब वो घर जा रहा था तभी लुटेरों द्वारा उसे निशाना बनाया गया और उसके आभूषण के बैग को लेकर फरार हो गए, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें कि करोड़ों का माल बताया जा रहा है जिसको लुटेरों के द्वारा बंदूक की नोक पर लूट करके घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक सराफा व्यवसायी के द्वारा अपनी आभूषण की दुकान को बंद करके वो पर डे की तरह घर जा रहा था और तभी लुटेरों के द्वारा उसको निशाना बनाया गया। जैसे कि वो घर के लिए जैसे ही गलियों में घुसा, वैसे ही लुटेरों के द्वारा उसे पहले से ही निशाना बना कर रखा गया था और बंदूक की नोक पर उससे लूट की गई है और लूट करने के बाद लुटेरे फरार हो गए हैं। बता दें कि इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और पुलिस महकमे में भी हड़कंप का माहौल देखा गया। बता दें रायबरेली पुलिस अधीक्षक और एडिशनल एसपी घटना स्थल पर जैसे ही सूचना मिली वैसे ही वहां पर पहुंचकर मुआयना किया, लेकिन बात करें घटना की तो इस घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है और पुलिस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस जिस तरह से सक्रिय देखने को मिल रही है, चूंकि आज जैसे ही आईजी जोन तरुण गाबा को पूरे घटना की जानकारी हुई, वो भी घटना स्थल पर पहुंचकर बारीकियों से जायजा लिया और पूरी घटना का क्रम उनके द्वारा जाना गया और जिस तरह से पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है, उसके आधार पर पुलिस भी जांच में लगी हुई है और तरुण गाबा के द्वारा साफ तौर पर टीमें गठित करते हुए जल्द ही लुटेरों को पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन बात करें स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता की तो लगातार देखा जा रहा है कि रायबरेली जनपद में भले ही रायबरेली के कप्तान आलोक प्रियदर्शी के द्वारा ऐसे अपने भरोसेमंदों को थाना दिया गया है और उनके ऊपर भरोसा जताया गया है, लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं पनप रही हैं जहां पर ऐसे थानेदारों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी विश्वसनीयता पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि लालगंज में जो ऐसे कई ताबड़तोड़ घटनाएं हुई हैं और ये लूट की घटना के बाद क्या पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी उन पर अपना विश्वास जमाए रखेंगे या किसी तरह की कार्यवाही करेंगे। लेकिन जब आईजी जोन घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे तो लोगों में तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे थे और पुलिसिया कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। बदायूं से एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विजय कुमार। बदायूं जनपद के फैजगंज भेटा से एक मोटरसाइकिल पर 3 कांस्टेबलों को बैठकर रील बनाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो में तीनों कांस्टेबल यातायात नियमों की किस तरह से धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। वहीं बताया जाता है कि ये वीडियो फैजगंज थाना पर तैनात ये 3 कांस्टेबलों का है जो रील बनाने के लिए वीडियो बना रहे थे। वहीं इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तीनों कांस्टेबल वर्दी में हैं और एक कांस्टेबल हेलमेट लगाए है। दोनों कांस्टेबल जो है पीछे बैठे हुए हैं और इस वीडियो में पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक भी नजर आ रहा है, जो से साफ नजर होता है कि यह वीडियो रील बनाने के लिए बनाया गया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन की इतनी सख्ती के बाद पुलिसकर्मी लगातार रील बना रहे हैं। वहीं बदायूं अगर एसएसपी बदायूं ओपी सिंह की बात की जाए तो ओपी सिंह के सख्त निर्देश हैं कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की इस तरह की हरकत न होनी चाहिए और इस तरह की वीडियो सामने नहीं आने चाहिए, मगर उसके बावजूद भी लगातार रील बनाने का और सिलसिला नहीं थम रहा है। अब देखना यह होगा कि ये वायरल वीडियो के बाद प्रशासनिक कार्रवाई क्या की जाती है। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। रायबरेली में दबंग सिपाही ने थाने में पीआरडी जवान को दिया 3rd डिग्री। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। उत्तर प्रदेश पुलिस को मित्रवत व्यवहार करते हुए लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए भले ही उच्च अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश और आदेश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इन सभी
दिशा निर्देश और आदेशों को दरकिनार करते हुए रायबरेली के एक सिपाही का मामला सामने आया है, जहां पर एक पीआरडी जवान को उसके द्वारा थाने में ही 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया और उसकी जमकर पिटाई की गई है। ये आरोप पीआरडी जवान के द्वारा जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसके और उसके परिवार के द्वारा बताया गया है। बता दें, पूरा मामला जनपद रायबरेली के सदर कोतवाली का है, जहां पर एक पीआरडी जवान अपनी ड्यूटी के दौरान एक माल संचालक से उसकी कुछ कहासुनी हुई थी। कहासुनी के दौरान ही माल संचालक को उसकी बातें बुरी लगी, जिसकी शिकायत उसके द्वारा थाने के सिपाही वासुदेव से की गई और वासुदेव के द्वारा पीआरडी जवान पर थाने ले जाकर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया है और उसके चेहरे पर साफ तौर से देखा जा सकता है किस तरह से उसके शरीर पर 3rd डिग्री दिए जाने के घाव हैं। और ये जब 3rd डिग्री दिए जाने के बाद जब पीआरडी जवान की हालत बिगड़ी तो उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसका प्राथमिक उपचार किया गया है। लेकिन जब उसको 3rd डिग्री का इस्तेमाल उसके साथ किया गया तो इससे उसके परिजनों में आक्रोश फैला और परिजनों के द्वारा मीडिया से मुखातिब होते हुए थाने में तैनात सिपाही वासुदेव पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया गया है कि जो माल संचालक है उसके द्वारा जो सिपाही वासुदेव है उसको पैसे देकर पीआरडी जवान को मारा गया है। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि किस तरह से उसके ऊपर गंभीर आरोप लगे। हालांकि पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्राधिकारी अमित सिंह ने तत्काल सिपाही पर बड़ी कार्यवाही की है और उसको लाइन हाजिर करते हुए जांच सुनिश्चित कर दी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से उसके खिलाफ जांच होगी और क्या इस तरह से बड़े पैमाने पर जिस तरह से खाकी पर सवाल खड़े करने के लिए ऐसे सिपाही लगातार मजबूर कर रहे हैं, क्या ऐसे सिपाहियों के खिलाफ और बड़ी कार्यवाही देखने को मिलेगी। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन साफ तौर से जिस तरह से पीआरडी जवान को मारा गया है ये कहीं ना कहीं खाकी पर सवाल फिर से रायबरेली में खड़ा कर दिया है कि किस तरह से खाकी के द्वारा इस तरह से 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आम लोगों की बात छोड़ दी जाए, जब वर्दीधारियों पर ही इस तरह की रायबरेली की खाकी कहर ढाती होगी तो अन्य लोगों पर किस तरह से उसके द्वारा अत्याचार किया जाता होगा। हालांकि इस पूरे मामले में सीओ अमित सिंह का कहना है कि अभी उसके सिपाही के खिलाफ में मात्र लाइन हाजिर करते हुए प्राथमिक कार्यवाही की गई है। अगर वो पूरी जांच में दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ और भी बड़ी कार्यवाही देखने को मिलेगी। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा की अगुवाई में जनपद हापुड़ में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। आपको बता दें, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ही कल देर रात सिंभावली थाना पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बाइक सवार बदमाश सोनू को पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि सिंभावली थाना पुलिस नहर पुल पर चेकिंग कर रही थी, तभी 2 संदिग्ध बाइक सवार अपाचे पर आ रहे थे और जिन्हें रोकने का इशारा पुलिस द्वारा किया जाता है तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी जाती है। जवाबी कार्रवाई में सोनू नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है और उसका दूसरा साथी मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। बताया जा रहा है जो घायल बदमाश सोनू है ये गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली का टॉप 10 अपराधी है और गैंगस्टर और हिस्ट्री सीटर भी बताया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है इस सोनू नाम के बदमाश पर गौकसी, हिस्ट्री सीटर सहित करीब 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और कई मामलों में यह वांछित भी चल रहा था। साथ ही इसका साथी जो अंधेरे का मौके का फायदा उठाकर फरार हुआ है, पुलिस लगातार उसकी तलाश में भी कॉम्बिंग कर रही है। हापुड़ एएसपी रामकुमार अग्रवाल ने बताया है कि घायल बदमाश के कब्जे से एक पिस्टल, एक तमंचा व जिंदा कारतूस और एक अपाचे बाइक बरामद की गई है। साथ ही एएसपी रामकुमार अग्रवाल ने बताया है कि यह गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली का टॉप 10 हिस्ट्री सीटर बदमाश है और कई मामलों में यह वांछित भी चल रहा था। बदमाश सोनू के कब्जे से पिस्टल, तमंचा, अपाचे बाइक बरामद की गई है और साथ ही इसके दूसरे साथी की भी तलाश की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसके फरार साथी को सिंभावली थाना पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति शिशोदिया। सिद्धार्थनगर में 4 साल की बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। कटही गांव में एक शर्मनाक घटना को अंजाम एक युवक ने दिया। 4 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ मामला पुलिस के संज्ञान पर जाती है, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जो कि वो गांव इसी थाना क्षेत्र में पड़ता है, कटही गांव का है, जो कि किस तरह से दुष्कर्म किया। एक 24 से 25 साल की युवक ने एक मासूम बच्ची के साथ, 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ
रेप किया। रेप की घटना को अंजाम देकर मौके से वो फरार हो गया। मौके पर पुलिस पहुंचती है और उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर उसे माननीय न्यायालय भेज दिया। आगे की कार्रवाई में जुट जाती है। आपको बता दूं कि ये सिद्धार्थनगर जिले के जोगिया कोतवाली क्षेत्र के कठई गांव का मामला है, जो कि एक शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। एक 24 से 25 साल के युवक ने एक 4 वर्षीय बच्चे के साथ रेप किया। मामला सिद्धार्थनगर जिले के जोगिया कोतवाली क्षेत्र का है, कठई गांव का। सिद्धार्थनगर से फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।